Hello students, welcome back to the class of revision of half yearly exams for class 7, right? तो आप जल्दी से अब मुझसे पूछिए कि आपको कौन से चैप्टर में क्या पूछना है, क्या समझना चाहते हैं, फिर हम वही डिस्कस करते हैं आगे। जो सबसे पहले मुझसे पूछा गया वो ये कि इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये थोड़ा अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो जल्दी से हम इसे समझ लेते हैं कि इंटीजर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट या क्या करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो इंटीजर्स है। जल्दी से हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स आर द नंबर्स विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन एंड जीरो इज आल्सो द इंटीजर। और आप और अच्छे से बता सकते हो कि ऑल ऑफ द नंबर्स जो आपके देखिए नंबर लाइन पर जो आप नंबर्स दिखा सकते हैं ना, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। एक साइड में देखिए नंबर लाइन, इस साइड में राइट साइड में जाते हैं तो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इफ यू आर गोइंग राइट मतलब आप सही जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, एंड इफ यू आर गोइंग लेफ्ट तो आप किस साइड में जा रहे हैं? नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, है ना। तो नंबर लाइन पर जब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स हैं और इंक्लूडिंग जीरो आर ऑल इंटीजर्स, है ना। तो ये बात तो हो गई इंटीजर्स की कि दीज आर इंटीजर्स। नाउ अब हम जानना चाहते हैं कि इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। देखिए अगर आपको बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से अगर कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे तुरंत का तुरंत रिप्लाई कर दीजिए चैट में कि आपको कौन सा क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। अदरवाइज टॉपिक में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देख लीजिए, मान लिया एक इंटीजर है, मुझे सबसे पहले हम ना एडिशन सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सीख रहे हैं एडिशन, फिर हम सीख लेंगे सब्ट्रैक्शन। आई बात? ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको पता है जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो मैंने एक इंटीजर लिया -2, ठीक है, और उसको मैं ऐड करना चाहती हूँ 3 के साथ। 3 भी एक इंटीजर है, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर एंड -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर। ये दोनों ही इंटीजर्स हैं और मैं इनको ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे? देखिए भाई, अब आपने देखा कि ये -2 है, ये +3 है। आपको सबसे पहले देखिए जब भी बात आ जाती है ना इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के बाद अब हमें फिर साइन देखकर चलना होता है कि साइन कैसा है, प्लस है या माइनस है, क्या है, ठीक है। तो हम क्योंकि जानते हैं इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, दे आर बोथ, तो हम देखेंगे कि ये -2 है या +3 है। 3 ज्यादा है। मान लिया, देखिए पॉजिटिव को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव है ना तो अच्छा है, अच्छा काम करने वाला है। जो अच्छा काम करता है वो प्लस होता है, वो पॉजिटिव होता है, और जो गलत काम करता है वही नेगेटिव होता है। जिसकी नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव काम है वो नेगेटिव है, गलत है। तो जब 3 अच्छे लोग मिलेंगे, ये 3 अच्छे हैं, ठीक है, ये प्लस हैं, ये 3 अच्छे लोग जब मिल रहे हैं और 2 नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, तो क्या होगा ना, एक अच्छा एक नेगेटिव को काट देगा, एक अच्छा दूसरे नेगेटिव को काट देगा, क्या बचेगा? एक अच्छा बच जाएगा, +1 बच जाएगा, मतलब एक अच्छा बच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? +1 आएगा, +1। और एक बात मैं और अलग तरीके से अगर आपको बताऊं तो ये ऐसे कह सकते हो आप कि जब भी इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना हो तो आपको बस ये देखना है कि जो दो इंटीजर्स, जो दो नंबर्स हैं, उनके साइन कैसे हैं। देखिए एक का साइन नेगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के साइन क्या है? ऑपोजिट है। आप इस तरह से इस चीज को याद रख सकते हो कि ऑपोजिट साइन जब होंगे, ऑपोजिट साइंस, तब हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। जब भी साइन ऑपोजिट है कोई भी दो नंबर्स में तो हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो। मतलब 3 में से 2 माइनस ही होना था, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब इस तरह से होता है तो माइनस ही होता है। और साइन किसका लगता है? साइन किसका लगता है? ग्रेटर वाले का, जो बड़ा है उसका साइन लग जाएगा। अगर इस तरह से आपको समझ में आता है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बड़ा होता है ना उसी का साइन लगता है। देखिए बड़ा इनमें से कौन है? 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए +1 आ गया। अगर ये 3 नेगेटिव होता और ये 2 पॉजिटिव होता तो फिर -1 आता, क्योंकि वहां पर 3 आपका जो है वो बड़ा है। जो भी बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये तो बात हो गई जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ठीक है। जब भी एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव, मतलब दोनों जो दो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स आप कर रहे हो, अगर उनके साइन ऑपोजिट हैं आपस में, एक प्लस है एक नेगेटिव है, माइनस है, तो ऐसे में हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी एक
अलग, मतलब दो अलग अलग तरीके के लोग हो गए ना, एक पॉजिटिव वाले सोच वाले हो गए, एक नेगेटिव थिंकिंग वाले हो गए। जब पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग मिलते हैं तो क्या कभी भी वो एक जैसा सोच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे। एक हमेशा अच्छा सोचता है और एक हमेशा गलत सोचता है। तो जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो वो एक साथ मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा। तो जब भी ऑपोजिट साइंस हैं, दे विल ऑलवेज बी गेट सब्ट्रैक्टेड, और साइन उसका लगेगा जो बड़ा है। जो भी बड़ा होगा उसी की मेजॉरिटी हो जाएगी, तो उसी की बात चलेगी। अगर माइनस वाला नंबर ज्यादा बड़ा होता तो माइनस का आंसर आएगा, और अगर प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये तो हो गई एडिशन की बात। अच्छा, यहां पर तो हो गई ये एडिशन जिसमें दोनों साइन क्या थे? ऑपोजिट थे। अब अगर ऐसे दो नंबर्स आपको ऐड करने हो जिनके दोनों के साइन नेगेटिव हो, मतलब सेम साइन हो, जैसे मान लिया आपका है यहाँ पर -6, -6 में आपको -7 ऐड करना है, -6 में -7 को ऐड करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर आपने देखा कि साइन आर सेम। 6 का साइन कैसा है? नेगेटिव है, और 7 का साइन भी नेगेटिव है। दोनों के ही साइन नेगेटिव है। जब ऐसा होता है ना कि दोनों ही सेम साइन वाले नंबर्स मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप एक बार ऐसे सोच सकते हो कि दोनों सेम साइन वाले, मतलब दोनों सेम थिंकिंग वाले हैं। दोनों की थिंकिंग सेम है तो काम एक जैसा ही करेंगे, है ना? एक जैसा काम करेंगे, मिल जाएंगे। चाहे दो अच्छे लोग मिले, अगर आप अच्छे हैं और आपको एक अच्छा फ्रेंड मिल गया, तो आप साथ में मिलकर भी तो अच्छे अच्छे काम करोगे, अच्छी बातें सोचोगे और अच्छा करने की कोशिश करोगे, है ना? अच्छे से पढ़ाई करोगे या जो कुछ भी करना चाहते हो। और अगर एक गंदा बच्चा है, उसके साथ दूसरा गंदा बच्चा भी मिल गया, उसने बोला अच्छा तू ये गंदा काम करना पसंद करता है, मुझे भी अच्छा लगता है, चलो दोनों साथ में मिलके और गंदा काम करते हैं या और ज्यादा ऊधम मचाते हैं। क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जो ऊधम भी मचाते हैं, तो एक मिला दूसरा भी मिला, दोनों साथ में मिलकर ऊधम मचाने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऊधम ज्यादा हो गया, क्लास में शोर शराबा और ज्यादा बढ़ गया। एक अकेला करेगा तो कम करेगा, दूसरा उसके जैसा मिलकर बढ़ गया, है ना? और ज्यादा कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जब सेम साइन वाले, यानी कि सेम एक जैसे वाले नंबर जब एक साथ मिल रहे हैं तो वो ऐड ही होंगे, वो ऐड ही होंगे। 6 और 7 मिल रहा है, देखिए 6 भी नेगेटिव है, 7 भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ऐड होंगे। 6 और 7 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और फिर साइन किसका लगेगा? साइन वो वाला लगेगा जो दोनों का है, क्योंकि दोनों जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही काम बढ़ के आएगा ना। दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों मिलकर नेगेटिव काम करेंगे, तो आंसर में जो नंबर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। और अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो आंसर क्या आता? पॉजिटिव आता, क्योंकि वहां पर वो दोनों अच्छा काम कर रहे हैं तो बढ़ चढ़कर अच्छा काम होगा। यहां से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब एडिशन करना है और सेम अगर ऑपोजिट साइन है, हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक है? और साइन लगाना है बड़े वाले नंबर का। दोनों में अगर नंबर्स ऐड हो रहे हैं और दोनों के साइन सेम टू सेम है, एक जैसे साइन हैं दोनों के, तब ऐसे में आप क्या करोगे? वो दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे उनके साइन देखते हुए कि दोनों के साइन सेम टू सेम है, वो नंबर्स होंगे ऐड। और साइन किसका लगेगा? जो उनका कॉमन साइन है। दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का आंसर आ गया, और दोनों ही प्लस के होते तो प्लस का आंसर आता, फिर तो कोई डाउट ही नहीं था। ये तो बात हो गई एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए, मैं ऐसा कर रही हूं, एक नंबर लेते हैं, मैंने ले लिया -4, ठीक है? -4 -2, -4 में से मैं 2 को माइनस करना चाहती हूँ, कैसे करें बताइए? -4 से 2 को माइनस करना है, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से हम उनके साइन को देखेंगे। आप देखोगे कि 4 का साइन तो माइनस है और 2 का कैसा है? 2 भी माइनस है। ये नहीं सोचना है कि ये माइनस तो सब्ट्रैक्ट के लिए लगा है और 2 का तो पॉजिटिव होगा, नहीं। उसके आगे जो साइन लगा है वो उसी का साइन है। सब्ट्रैक्शन के लिए तो लगा है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन वाला हो रहा है, लेकिन ये साइन 2 के लिए लग गया है, ठीक है? आप इससे आप ये समझ सकते हो कि ये दोनों ही नंबर्स क्या हैं? माइनस वाले नंबर्स हैं, दोनों सेम साइन वाले नंबर हैं। ऐसे में दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। -4 और -2 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा ये? -6। ठीक, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव थे तो साइन लग गया नेगेटिव वाला, क्योंकि काम, और दोनों मिल गए एक साथ मिल गए तो 6 आएगा। जब सेम साइन होते हैं तो ऐड ही होते हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा हो या एडिशन हो रहा हो।
हम सिर्फ इंटीजर्स की जब बात कर चलती है तो हम सिर्फ उनके साइन देखकर ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में चाहे कुछ भी लिखा हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी होगा, जो उनका साइन कह रहा होगा उस हिसाब से हम आगे उसमें बढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जिसमें मान लिया 2 में से माइनस हो रहा है -3। अब एक इस तरह का नंबर ले लिया हमने, ये 2 है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं -3 को, -3 को ही माइनस कर रहे हैं। यहां पर अब क्या करें भाई? अब आप सोचेंगे कि 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो यहां पर दोनों ऑपोजिट साइन वाले हो गए, तो माइनस हो जाएंगे। नहीं, यहां पर क्या होगा? नहीं बेटा, -5 नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा -5? देखिए 3 के आगे माइनस लगा हुआ है और उसके ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक जैसा साइन होगा तो वो प्लस ही होगा, साइन ही प्लस बन जाएगा। ये बन जाएगा ऐसे 2 + 3 बन जाएगा, ये साइन ही प्लस का बन जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से है, ब्रैकेट के अंदर एक साइन है और ब्रैकेट के बाहर एक साइन है, अगर वो दोनों सेम टू सेम साइन होंगे, देखिए माइनस माइनस दोनों सेम साइन है ना, तो प्लस का साइन ही बनेगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता कि यहाँ पर एक अंदर वाला प्लस होता, बाहर वाला माइनस होता, तो माइनस रह जाता। बाहर प्लस होता, अंदर माइनस होता, तब भी माइनस हो जाता। जैसे यहाँ था, ये बाहर प्लस था, ये माइनस था ना, तब भी माइनस ही माना था हमने। तो जब दो अलग अलग तरह के साइन मिलते हैं तो हमेशा माइनस होता है, और दो एक जैसे साइन मिलते हैं तो प्लस ही होता है। आई बात समझ में? यहाँ पर बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, आप ये समझ सकते हो कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब दो माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव बन जाता है। तो ये 2 और 3 ऐड होकर 5 आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंटीजर्स को। अगर और कोई डाउट है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो जल्दी से भी मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि फिर मैं आगे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, जल्दी से मुझे कमेंट करो प्लीज, जल्दी से। तब तक ये देख लो भाई। ओके, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला प्रोसेस। तो देखिए भाई, सबसे पहले यहां पर मैं करूंगी मल्टीप्लिकेशन। चीजों को बहुत ध्यान से कर लेना, समझ लेना, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछना है। अब अगर मुझे कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगी? तो देखिए, अगर मान लिया मेरे पास एक इंटीजर है -5 और एक इंटीजर है मेरे पास -7। ठीक है, अभी मैं ऐसे दो इंटीजर्स ले रही हूँ जिन दोनों का सेम जो साइन है वो सेम है। ठीक है, 5 का भी साइन नेगेटिव है, 7 का साइन भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। अब मुझे इन्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब भी, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक रूल बता देती हूँ कि जब भी मल्टीप्लीकेशन, देखिए इंटीजर्स के जो रूल्स होते हैं ना साइन के, वो प्लस और माइनस मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए एक जैसे होते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए एक जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब प्लस माइनस वाले रूल्स अलग और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले अलग, और वो आपस में ये इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के कॉमन रूल्स रहेंगे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट के कॉमन थे, इसलिए मैंने पहले आपको वो बताए जो एक जैसे, और अब ये एक जैसे बता रही हूँ। देखिए, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में ही क्या होगा कि अगर एक नंबर के पास नेगेटिव है और दूसरे के पास भी नेगेटिव है तो आंसर का साइन ही प्लस बन जाता है। ठीक है, या अब भले अगर वो माइनस माइनस दोनों साइन डिवाइड भी हो रहे होंगे ना, तब भी क्या हो जाएगा? प्लस ही बन जाएगा, मतलब नंबर के आगे आंसर में साइन ही प्लस बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? जब भी आप दो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव बनेगा, दो नेगेटिव साइन को डिवाइड करोगे तब भी पॉजिटिव बनेगा, और अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, आंसर नेगेटिव आएगा। नंबर्स तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, नंबर्स में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई ही करना है, और साइन क्या लगाना है? नेगेटिव। अगर ऑपोजिट साइन है तो नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? और नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑपरेशन जो बोला है वो हो जाएगा, और साइन लगेगा नेगेटिव का। इफ बोथ साइंस आर ऑपोजिट देन यू विल ऑलवेज टेक नेगेटिव साइन। यहाँ पर आपको बड़ा छोटा नहीं देखना है,
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमें ये नहीं देखना होता है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, उसका साइन लगेगा, नहीं, वो काम हम करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड जो नंबर का है वो करना है, उसके अलावा साइन वो लगाना है, अगर ऑपोजिट है तो हमेशा माइनस लगेगा, और अगर दोनों के साइन सेम टू सेम है तो हमेशा पॉजिटिव लगेगा। तो देखिए -5 है और -7 है, दोनों के ही साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो आंसर प्लस में ही आएगा, और 5 7 35 होता है, वो हम कर देंगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये थोड़ा काम अलग अलग होता है, जिसकी वजह से कभी कभी कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको आपको ये बोलती, अगर मैं इसके जगह आपसे बोलती कि -7 है, सॉरी -5 है प्लस -7 है, ये आपको ऐड करने हैं, अगर आप इन्हें ऐड करते तो आप क्या करते, तो आप देखते कि दोनों ही नंबर्स माइनस साइन वाले हैं, तो आंसर माइनस का ही होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, तो नेगेटिव काम बढ़ चढ़ के करेंगे, तो नेगेटिव ही काम होगा, आंसर में भी नेगेटिव ही आएगा ना। लेकिन 5 और 7 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा -12 आंसर आएगा। जी वेरी गुड रौनक, -12 आएगा। तो यहां पर आता -12 जब वो ऐड हो रहे होते हैं सेम साइन वाले नंबर्स, लेकिन जब दोनों माइनस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 और 7 को तो मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, भी पॉजिटिव साइन बन गया, ये याद रखना है। क्लियर है, तो इसीलिए मैंने आपको ये साथ में करके बताया। तो ये तो बात हो गई तब की जब दोनों साइन जो हैं वो एक जैसे हैं, चाहे दोनों प्लस के होते तब भी प्लस आंसर आता, दोनों नेगेटिव है तब भी प्लस में आंसर आया। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, मान लिया -2 मल्टीप्लाई 6, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, वेरी गुड, -12 आंसर आएगा यहाँ पर भी, तो हो जाएगा 6 2 12 होता है, और क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। अब आप यहाँ पर ये नहीं बोलोगे कि 6 तो बड़ा है, जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। क्लियर है, यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, यहाँ पर बस ये देखना है कि अगर एक नेगेटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव है, अगर दो नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव है, अगर तीन नेगेटिव साइन है तो फिर नेगेटिव है, अगर 4 नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर नंबर ऑफ माइनस साइन ऑड नंबर्स में होंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर नंबर ऑफ माइनस साइन इवन नंबर्स में होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर 2 2 का पेयर बन जाएगा ना नेगेटिव साइन का, तो आंसर पॉजिटिव बनेगा, और अगर 2 2 का पेयर बनाने में कोई एक माइनस का साइन अकेला रह गया तो आंसर नेगेटिव ही होगा, चाहे कितने भी सारे नंबर्स आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। क्लियर है बात यहाँ पर, तो सेम साइन वाले और ऑपोजिट साइन वाले मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताए। अब ऐसे हम डिवाइड में भी सेम यही प्रोसेस अपना सकते हैं, जैसे मैं बोलूं आपको कि -25 को आपको डिवाइड करना है -5 से, -25 हैज टू बी डिवाइडेड बाय -5। यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -25 अपॉन -5, अब तो हम फ्रैक्शनल फॉर्म सीख चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ही नंबर्स क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर्स की वजह से वो दोनों का आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और माइनस माइनस हट गया। क्लियर है, ये +5 रहेगा, ये ध्यान रखना है। देखिए यही रूल मल्टीप्लीकेशन में भी है ना, दो नंबर्स नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। सेम इसी तरह से डिवीजन में भी दोनों नंबर्स अगर डिवाइड जो हो रहे हैं वो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों सेम साइन वाले हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा, और 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको। इस तरह से अगर डिवाइड में मैं अगर अलग अलग साइन वाला ले लूं, एक मैं ले लूं -21 और एक मैं ले लूं डिवाइड बाय 3, -21 डिवाइड बाय 3। अब आप यहाँ पर देखेंगे 21 बड़ा है 3 छोटा है, इसीलिए माइनस आएगा, ऐसा नहीं है, बड़े छोटे होने से प्लस माइनस का साइन नहीं बनता है। साइन क्यों बनेगा माइनस का, क्योंकि एक माइनस है, अगर डिवीजन में या मल्टीप्लीकेशन में एक नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहना है। ठीक है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। और करेंगे क्या हम, ऑपरेशन क्या हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड, 3 से 21 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। हेलो बेटा, ठीक है, तो करिए आगे, आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे आप पूछ सकते हैं आप। जी बिल्कुल, -7 आ गया, वेरी गुड बेटा, ये चीज हो गई। तो अब मैंने आपको इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों के चारों प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। आई बात समझ में।
अब आपको और क्या समझना है ये मुझे जल्दी से बताइए। इंटीजर्स आपका फर्स्ट चैप्टर है जो, उसमें आपको कोई अगर क्वेश्चन डाउट है या कुछ भी है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बताइए, तो फिर हम आगे करते हैं। ये देख लीजिए, इसी में आपको कोई और डाउट है तो पूछिए भाई। और आपका इंटीजर्स है फर्स्ट चैप्टर, इसमें आपको किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन समझना हो, कोई भी एग्जाम्पल समझना हो, जल्दी से बता दो। आपकी 4 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स उसका डिस्कशन कर लेते हैं। जल्दी से बताइए। -8 -4, ओके वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। -8 -4 को सॉल्व करके दिखाना है कि क्या होगा, है ना, बिल्कुल सही। यहां पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। देखिए आपका एक नंबर है -8, इसमें से माइनस हो रहा है -4, ऐसे में आपके पास 3 नेगेटिव साइन आ गए। -8 में से माइनस कर रहे हैं -4 को। अब क्या करें, हम जानते हैं कि दो नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो नंबर्स एक साथ मिल जाते हैं और प्लस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ मिलकर प्लस नहीं हो रहे हैं, एक साथ मिलकर माइनस हो रहे हैं। ठीक है, भले ही वो दोनों के दोनों उल्टा काम करने वाले लोग हैं, पर उनमें भी लड़ाई हो गई है इसलिए हो रहा है माइनस, मतलब वो अलग अलग हो रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले देखिए जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है। ब्रैकेट को हटाए बिना कुछ नहीं कर सकते। बोर्ड मास में सबसे पहले नाम ब्रैकेट का ही आता है ना, सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा। तो ये -8 का ब्रैकेट हटाने से तो कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके आगे तो और कुछ भी नहीं है। पर जब इस -4 का मैं ब्रैकेट हटाऊंगी, ये देखिए -4 के आगे एक और बाहर भी माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस साइन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के एक अंदर और एक बाहर है, इसका मतलब दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, एंड इफ दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड इट मींस इट विल गेट पॉजिटिव, ये +4 बन जाएगा। क्लियर है आपको, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ब्रैकेट के एक अंदर एक बाहर है तो मतलब वो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं चाहे कुछ भी हो, और जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन वाला हम फिर प्रोसेस देख लेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +4 हो गया। अब ये -8 है, ये +4 है, वेरी गुड बेटा, हाँ -4 हो जाएगा। देखिए ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, अब 4 बन गया है पॉजिटिव। नेगेटिव था उसकी -8 से लड़ाई हो गई तो -4 ने सोचा कि मैं पॉजिटिव बन रहा हूँ, मैं अच्छा बच्चा बन गया और ये गंदा ही रह गया। अब गंदे में से अच्छा जब दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो बात बन नहीं रही है, लड़ाई हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से आप 4 को माइनस ही करोगे, 4 ही आएगा। और साइन किसका लगता है, देखिए जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखते हैं तब हमें नंबर बड़ा या छोटा देखना होता है। ऐसे में हम देखेंगे कौन बड़ा है, 8 बड़ा है या 4 बड़ा है। आपने देखा 8 इज ग्रेटर तो आपका आंसर आ गया -4। क्लियर है, तो आंसर आपका -4 आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से भी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाता है इंटीजर्स का तो कैसे करते हैं। देखिए ये जो इंटीजर्स टॉपिक होता है ना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बार अब आपकी क्लास से 6 क्लास से आपने शुरू कर चुका और अब ये लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है, चाहे आप भले अपनी पढ़ाई छोड़ दें फिर भी कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर आपको इस तरह का प्रोसेस यूज करना पड़ जाएगा, इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, भले आप पढ़ाई छोड़ दें लेकिन जीना तो नहीं छोड़ देंगे, अपने और काम तो नहीं छोड़ देंगे। बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं, उधार दिया उधार लिया, कहीं पर भी कुछ भी करिए, पूरे रियल लाइफ में ये इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट तो फिर आता ही है। इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो अभी। तो यहाँ पर अब मैंने सारे ऑपरेशंस आपको बता दिए। जल्दी से मुझे बता दो क्लास एक्सरसाइज का कोई भी एक क्वेश्चन, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो बताओ जल्दी से।
ओके बेटा, सब क्लियर है? इसका मतलब इंटीजर्स चैप्टर से अब आपको कुछ भी नहीं पूछना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में कोई डाउट है फ्रैक्शंस से रिलेटेड? फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ पूछना है, या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ही जानना चाहते हैं? फ्रैक्शंस का क्या पूछना है, जल्दी बताइए। फ्रैक्शंस में क्या जानना है? फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में क्या पता करना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी है, जल्दी से पूछो बेटा। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पूछना है। ओके बेटा, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए 1.4 का फर्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं बेटा। अच्छा, देखते हैं, पहले फर्स्ट चैप्टर का कम करा दें फिर। 1.4 फर्स्ट का फर्स्ट, -30 डिवाइड बाय 10। 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो यही है, -30 डिवाइड बाय 10, यही पूछना चाहते हो भाई RCU गेमिंग? ठीक है, तो कर लेते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज 1.4 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है, -30 डिवाइड बाय 10, है ना? यही क्वेश्चन है आपका। डाउट फर्स्ट का ही फर्स्ट पार्ट है ना, 7 तो नहीं पूछा है आपने? जल्दी से बता दो भाई, तब तक मैं ये बता ही देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, ये नंबर से जो डिवाइड करने हैं, -30 को 10 से डिवाइड करना है। आपने देखा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्लियर है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, मतलब आपका आंसर तो नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव में ही आंसर आएगा, जो भी आएगा वो बाद की बात है, पर आएगा नेगेटिव में, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब आपने देखा कि 30 को 10 से डिवाइड करना है, 30 को 10 से डिवाइड करना है, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बेटा यही है ना, ठीक है। तो 30 को आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। आपने देखा 10 के टेबल में 30 कितने टाइम आता है? 3 टाइम्स आता है, और माइनस का साइन रहेगा और 3 आंसर आ गया, -3 हो गया आंसर। आया समझ में? ये -3 हो गया, क्लियर है? तो और कोई अगर क्वेश्चन डाउट है तो पूछे जल्दी से। जितने भी डाउट है ना जल्दी से एक साथ लिख दो सारे क्वेश्चन, मैं बाद में देखकर आपको बताती रहूंगी। जिन भी क्वेश्चंस में डाउट है सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिख दो, सारे नंबर से एक साथ लिखकर बता दो। ये समझ में आ गया? मैं ऐसे हटा दूं, रब कर दूं? ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.4 का जो एक फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डाउट था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन पूछना है जल्दी से फिर से कमेंट कर दो मुझे। तब तक हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रौनक कुमार सिंह को सीखना है। फ्रैक्शन का एडिशन और बेटा फर्स्ट पार्ट ही तो बताया ना मैंने 1.4 का। इसमें ए से लेकर एच आई पार्ट तक है। अच्छा, आपको आई पूछना था? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, मुझे लगा फर्स्ट लिखा है, आई है वो, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट, ओके, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर आई लिखा हुआ है। ठीक है, ये है -6 + 5, -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, इस तरीके से आपका, ओके ठीक है बेटा, ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, देखो भाई, डिवाइड तो करना है, वो तो अलग बात है, बीच में डिवाइड का साइन लगा है, आगे पीछे 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, उनके अंदर भी नंबर्स हैं जो क्वेश्चंस हैं, उनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आ पाएंगे। देखिए
ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 काम हो रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट है, इसमें आपको प्लस माइनस इंटीजर्स का जो है वो सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। उसके बाद जो आंसर जब आ जाएगा फिर इंटीजर्स का डिवीजन भी यहाँ पर आपको करना है ना। तो 3 बार आपको ये सॉल्व करना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो देखिए -6 है और ये +5 है। -6 +5, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, दोनों ऑपोजिट साइन वाले नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन नंबर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 6 में से आप 5 को माइनस करके 1 लिख दोगे। साइन किसका लगाओगे? साइन उसका लगाओगे जो नंबर बड़ा है, तो ये हो गया -1। उसके बाद आप लगा दिया ये डिवाइड का साइन जो यहाँ था वो यहाँ पर आ गया। ये वाला पूरा ब्रैकेट ऐसे सॉल्व हो गया। बेटा थैंक यू की कोई बात नहीं है, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए ही हूँ यहाँ पर। उसके बाद है -2 और +1, ये भी यहाँ पर देखिए ऑपोजिट साइन है। जब दोनों नंबर्स के ऑपोजिट साइन है मतलब वो फिर माइनस हो जाएंगे। तो 2 में से आप फिर 1 को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1। और साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? 2। तो यहाँ पर भी -1 आ गया। अब देखिए -1 को -1 से डिवाइड करना है। जब सेम नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, साइन भी सेम है, तो क्या हो जाएगा? सीधा आंसर आपका आ जाएगा 1, जो आपने मुझे पहले ही बता दिया। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर +1 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ही नंबर्स नेगेटिव के थे, तो नेगेटिव नेगेटिव हट गया डिवाइड में, सेम साइन है तो प्लस बन जाएगा आंसर। और 1 से 1 डिवाइड करके तो 1 ही आता है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन डाउट है? और कुछ अगर डाउट है तो बताइए। ये समझ में आ गया ना अच्छे से? आई बेटा, आई बताया ना मैंने। अब कौन सा वाला पूछना है? फर्स्ट का आई पार्ट तो मैंने बताया, ये ना, ये आई पार्ट ही तो था। अब कौन सा वाला पूछना है? बताइए बताइए। ये तो 1 आ गया आपका आंसर ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आई पार्ट था, ये हो गया। चलिए हम फ्रैक्शंस के बारे में अब पढ़ लेते हैं फिर। अगर बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन याद आता है पूछने के लिए तो आप कभी भी कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगी। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखना है रौनक को। सबसे पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं और फिर यहाँ पर हम डिवीजन भी सीख लेंगे। देखिए फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है बहुत ज्यादा इजी। बेटा -1 नहीं होगा, उसका आंसर +1 ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो 1 थे वो माइनस के थे। जब दोनों ही साइन नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड जब हम करते हैं तो अगर दो नेगेटिव साइन आ गए तो आंसर भी प्लस आएगा। ठीक है। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं -1 और -1 ऐसे लिख देते, मतलब ये ब्रैकेट नहीं लगाते, सॉरी, अगर ऐसे लिखते हैं -1 तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स जो होते हैं प्लस हो जाते, तो ये -2 आंसर आ जाता, माइनस का साइन रहता। लेकिन जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर -1 को -1 से डिवाइड करें या -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे केस में आंसर भी प्लस का ही आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे केस में आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो और सेम टू सेम साइन होंगे तो फिर बेटा क्या, नो बेटा, नो क्या है? जब सेम टू सेम साइन है, चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, आंसर होगा नेगेटिव। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो फिर से पूछो। ओके ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्हाट आर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते क्या हैं? क्या होते हैं फ्रैक्शंस? ऐसे नंबर्स जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उनमें, है ना। तो हम पहले ये लिख लेते हैं, फ्रैक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q का मतलब है एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। ठीक जी, बिल्कुल। पार्ट जो फ्रैक्शन होता है वो होल का पार्ट होते हैं, ये तो हम जानते हैं।
पर उनको हम कैसे लिखते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर मतलब अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं। एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, जहां पर जो क्यू होगा ना वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल में नहीं होगा, क्योंकि 0 से डिवाइड करना अभी तक मैथ्स में डिफाइन नहीं हुआ है, तो हम कभी भी डिनोमिनेटर को 0 नहीं ले सकते हैं। तो q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड जो p और q होते हैं, p एंड q, ये p एंड q क्या होते हैं, ये होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स आप जानते हैं ना क्या होते हैं, तो ये पी एंड क्यू होल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, हम सब जानते हैं 0 से स्टार्ट होकर हमेशा पॉजिटिव साइड में जाते हैं। इसका मतलब ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव, एंड इफ ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव दैट मींस ऑल फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो फ्रैक्शंस जो होंगे ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव में फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। जो नेगेटिव में भी आ जाते हैं ना एक, फिर वो रैशनल नंबर्स होते हैं जो हम आगे क्लास में पढ़ते हैं। फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उनमें जो दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। और जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये फ्रैक्शंस होते हैं, ये हम समझ गए। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो फ्रैक्शंस को। देखिए फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सबसे ज्यादा इजी होता है चारों ऑपरेशंस में से। फ्रैक्शन के 4 अगर हम ऑपरेशन करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, सबसे ज्यादा इजी होता है मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं सोचना है। इसमें जैसे एक मैंने फ्रैक्शन लिख दिया 2/3 और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1/5 से, तो मैं क्या करूंगी, सामने सामने वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दूंगी बस। 2 1 जार 2 और 3 5 जार 15, ये कर दूंगी मैं। मल्टीप्लीकेशन तो सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर सामने सामने नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, पर ये सामने सामने वाले नंबर्स को हर जगह हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे डिवीजन होगा तो सामने सामने वाले नंबर डिवाइड नहीं होंगे, ऐड होगा तो सामने सामने वाले नंबर्स ऐड भी नहीं होंगे और ना ही सामने वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में होता है कि सामने सामने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यही नंबर में डिवाइड में लिखती, सेम टू सेम मैं यही नंबर लिख लेती हूँ, 2/3 डिवाइड बाय 1/5, ठीक है। अगर मुझे ऐसे करना है, मुझे इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है आपकी बात, तो मैं क्या करूंगी, जब भी डिवाइड का साइन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा फ्रैक्शन इसके नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा। उस तरह से लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं ना, जो बाद वाला फ्रैक्शन है ये आपको हमेशा याद रखना है। फ्रैक्शंस के डिवीजन में आगे चाहे कुछ भी लिखा रहे, चाहे ये फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे ये होल नंबर हो, सिंगल नंबर हो, उससे हमें कुछ नहीं करना है। हमें सब पीछे वाले नंबर से काम करना है बस। जो लास्ट में पीछे वाला नंबर है इसको देखना है और इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, ठीक है। रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/1। तो ये 2/3 एज इट इज लिखा रहेगा। फर्स्ट वाले नंबर में आपको कोई चेंज नहीं करना है, दिस विल बी रिटन एज इट इज। और लास्ट वाला नंबर है उसका आपने कर दिया रेसिप्रोकल। ये 1/5 था, उसका 5/1 कर दिया। क्यों कर दिया, रेसिप्रोकल किया और ये डिवाइड का जो साइन है वो चेंज हो गया मल्टीप्लाई के साइन में। क्लियर है, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो गया और 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 हो गया। अब आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से आता है, तो बस इसको भी सीधा मल्टीप्लाई करके लिखना है। आपने लिख दिया 2 5 जार 10 अपॉन 3 1 जार 3, आंसर आ गया 10/3। अगर ये कैंसिल हो सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में तो वो करिए, नहीं तो वो आंसर है ही। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में अब आपको कोई डाउट है फ्रैक्शंस के, अगर नहीं है तो बताइए, अगर है तो बताइए, कोई क्वेश्चन डाउट में है तो बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए अपने सारे क्वेश्चंस को ना पहले से ही आप जल्दी से देख देख कर रख लो कि ये क्वेश्चन पूछना है। हाफ ईयरली में आपका जितना भी आ रहा है, आपको जो भी डाउट्स हैं आज पूछ लो और जल्दी जल्दी करो। फ्रैक्शंस के मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, हाँ अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में से भी कुछ पूछना है तो आप जल्दी पूछिए, जो भी पूछोगे मैं बताने के लिए खड़ी हूँ, जल्दी जल्दी पूछ लो बस। इज देयर एनी डाउट, रेसिप्रोकल क्या होता है आप समझ गए। आपको बस हमेशा पिछले नंबर का ही रेसिप्रोकल करना है, चाहे कुछ भी हो। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताना है, ओके। डेसिमल से पहले फ्रैक्शन में और किसी को कोई डाउट है, रौनक को कोई डाउट नहीं है, और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।
अदरवाइज फिर हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने वाले हैं। मैम कैन यू प्लीज टेल मी द क्वेश्चन ऑफ सिंपल इक्वेशन। हाँ बेटा, सिंपल इक्वेशन भी करेंगे, ये चैप्टर कर लें, उसके बाद फिर सिंपल इक्वेशन पे आ जाएंगे हम, ठीक है। पहले एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पहले इसका पूछ लो, इसमें नहीं है तो फिर हम अभी ये डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद उसी को करते हैं फिर। और आप मुझे अगर आपको कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे उसका नंबर बता दो कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछना है तो आप एग्जाम्पल बता दो कि ये एग्जाम्पल है, और कहीं और का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन टाइप कर दो कि ये क्वेश्चन है, भाई जो कुछ भी है लिख के बता दो। अब हम डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने वाले हैं कि डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर कोई डाउट नहीं है तो डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम सीख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट आर डेसिमल नंबर्स? जो डेसिमल फॉर्म में लिखे होते हैं, मतलब पॉइंट में लिखे होते हैं, है ना, पॉइंट में लिखे होते हैं नंबर्स। जैसे लिखा होता है कभी 2.3 लिखा हुआ है या 10.67 लिखा हुआ है। आपने देखा होगा जब आपका एग्जाम्स होते हैं, आपका परसेंटेज आता है, वो भी कभी कभी डेसिमल में आ जाता है। या फिर कभी कॉपी चेक हुई है और आधा नंबर मिला, तो ऐसे होता है ना, जैसे 20 में से 19.5 आए या 18.5 आए, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो चलिए इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मुझे 2.3 को 10.67 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स में दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस नंबर। तो सबसे पहले देखिए, इसका सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ पर भी डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी होता है। क्या करना होता है आपको? अब सबसे पहले ना इनके डेसिमल को भूल जाओ। आप भूल जाओगे इनमें डेसिमल लगाए, सिर्फ इनको ऐसे लिख लो। ये लिख लो 1067, ये लिख लो, और यहाँ लिख लो 23। ठीक है, दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। ओके, 99.7% है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, 99.7% भी एक डेसिमल फॉर्म है। बहुत अच्छा, कितने परसेंट आते हैं आपके, बहुत अच्छी बात है ये तो देखिए भाई, मैंने क्या किया, जब मैं डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाली हूँ तो मैं डेसिमल को भूल गई। मैंने ये देखा ही नहीं कि अब इसमें डेसिमल है। ऐसा नहीं है आपको पूरे आंसर में भूल जाना है, नहीं, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं तब भूल के थोड़ी देर के लिए भूलना है बस। तो 10.67 को मैंने 1067 लिख लिया, 2.3 को 23 लिख लिया। दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई नहीं करके बता रही हूँ आपको, मैं सिर्फ चीज बता रही हूँ कि होती क्या है। जब दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ नंबर आएगा, कोई आंसर आएगा। ठीक है, उस आंसर में आपको क्या करना है, जैसे मान लिया उसके 5 डिजिट्स में आंसर आ गया आपका, 5 डिजिट या 6 डिजिट, जितना भी डिजिट में, मान लिया 5 डिजिट में आंसर आया, तो अब आप क्या करेंगे, उसमें आपको अब आंसर में डेसिमल लगाना है। क्योंकि देखिए, डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर तो डेसिमल में ही आएगा, पर डेसिमल कैसे लगाना है आंसर में, वो जल्दी से सीख लेते हैं। हमने देखा कि इस नंबर में देखिए, डेसिमल पॉइंट कितनी डिजिट्स के बाद है, ये हमेशा लास्ट से देखा जाता है। इधर से इस तरह से जाते हैं हम, लेफ्ट साइड में जाएंगे, राइट से लेफ्ट में जाएंगे और गिनेंगे कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल है। ऐसे ही इधर भी, यहाँ पर हमने देखा 1 2, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल है, और इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो टोटल कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल हो गया? 3 डिजिट्स के बाद हो गया। तो जो हम आंसर जब अपना मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे ना, उसमें हम 1 2 3 डिजिट्स काउंट करके वहां पर आगे डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल को हमेशा आपको पीछे से काउंट करना है बेटा। ये 2 डिजिट के बाद कैसे डेसिमल लगेगा? यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, आंसर में 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल आएगा। अगर ये मल्टीप्लाई करके 2 4 5 4 1 आ रहा है तो वो ठीक है, हाँ, लेकिन डेसिमल आएगा 3 डिजिट्स के बाद। क्या कैसे आएगा, अब आपको समझ में आ गया? जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनमें कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, उनको एक साथ काउंट करना है, टोटल काउंट करना है। 2 डिजिट्स यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, यानी कि टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो आंसर में आपका लास्ट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। आगे कितनी डिजिट आ रही है वो आपको नहीं देखना है, आपको पीछे की डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगाना है बस, और कुछ नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो ये तो बात हो गई मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब अगर मैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स करूं तो, जैसे मान लिया मैंने लिखा हुआ है 2.16 डिवाइड बाय 0.2। ठीक है, 2.16 को मैं 0.2 से डिवाइड करना चाहती हूँ।
देखिए ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, दोनों के दोनों डेसिमल नंबर्स हैं। डिवाइड करना है, क्या करें? जैसे हमने देखा कि जब हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल को भूल कर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है ना। डेसिमल को हमने ध्यान ही नहीं रखा, मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर लिख लिया, फिर काउंट करके डेसिमल पॉइंट लगा दिया, कितना इजीली मल्टीप्लाई हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप भूल के डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें डेसिमल को भूल नहीं सकते हैं, इसमें डेसिमल को हटाना ही पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जब सामने आ जाती है तो उनको हटाना ही पड़ता है अपने काम को ठीक करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर जब हमें डिवाइड करना है डेसिमल्स को, तो डेसिमल पॉइंट को ही हटाना पड़ेगा, तभी अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने देखा सबसे, देखिए फर्स्ट वाला जो नंबर है उसमें कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। इसमें है 1 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब मैक्सिमम कितने के बाद है, 2 के बाद। 2 के बाद जो है मैक्सिमम है, तो उतने ही जीरो वाले नंबर से ना मैं मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड्स, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। 1 और 6 यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, मतलब 20 वाला नंबर यानी कि 100। 1 के आगे ही लगाने हैं जीरोस, ऐसा नहीं है आप 200 300 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, 1 ही होना चाहिए। उसके आगे उतने जीरो लगा देंगे जितनी डिजिट के बाद डेसिमल होगा। डेसिमल पॉइंट जितनी डिजिट्स के बाद होगा उतने ही हम जीरो से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर यहाँ पर हमने 100 से किया है तो यहाँ 10 से कर देंगे। क्यों कर देंगे 10 से, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही बार डेसिमल है। नहीं, आपने मैक्सिमम वाला देखा, ज्यादा वाला 2 डिजिट वाला ज्यादा है ना, उसको आपने 100 से किया, तो यहाँ पर भी आपको 100 से ही करना है। जहां जिस नंबर से एक जगह कर रहे हैं उसी नंबर से दूसरी जगह करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। आ गई बात समझ में? अब जब आप 2.16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्यों 100 लिखा है, क्योंकि मुझे ये डेसिमल पॉइंट हटाना है। जब जीरो वाले नंबर से डेसिमल नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में उतनी ही डिजिट आगे जाता है। डेसिमल पॉइंट राइट साइड में जाएगा, कितनी डिजिट आगे जाएगा, 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे जाएगा, यानी कि पहले 1 और 2, मतलब डेसिमल आ जाएगा अब 6 के पीछे, तो ये हो जाएगा 216। क्लियर है? अब आप सोचेंगे 6 के पीछे डेसिमल आया तो यहाँ क्यों नहीं लिखा। देखिए पूरे नंबर के, हर नंबर जो भी होल नंबर में लिखा हुआ है ना, हर किसी के पीछे हम डेसिमल मान सकते हैं, हो सकता है जब कभी सॉल्व करना हो तो इसको यूज कर सकते हैं, पर लिखते नहीं है। अगर बीच में कहीं आता है या आगे आता है तो लिखकर दिखाते हैं, पीछे नहीं लिखते हैं। इसलिए हम लाए ही इस पॉइंट को पीछे इसलिए हैं क्योंकि फिर हमें नॉर्मल नंबर मिल जाए। तो 216 हमें एक नॉर्मल नंबर मिल गया 100 से मल्टीप्लाई करके। अब इस 0.2 में जब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, तो डेसिमल फिर से 2 डिजिट्स के पीछे आएगा। तो जब डेसिमल को इधर लेकर आए तो 1 डिजिट के पीछे 2 के पीछे पहले ही आ गया, लेकिन एक ही के बाद आ रहा है तो वो तो सिर्फ एक जीरो का काम हुआ। दूसरे जीरो का काम क्या है, एक बार और पीछे जाना है, उसको एक और पीछे जाना है, यहाँ पर डेसिमल आएगा। अगर यहाँ पर डेसिमल आएगा तो यहाँ क्या आएगा, फिर जीरो आएगा। क्लियर है आपको बात? यहाँ पर आएगा जीरो। अगर इस स्टेप में कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो कि ये जीरो क्यों लगा दिया। 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डेसिमल यहाँ पर एक ही के बाद था, एक डिजिट खाली बच रही थी, वहां पर हमने जीरो लगा दिया। ठीक है, इसलिए ये 20 हो गया। अब 216/20 हो गया। अब ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया ना, सिंपल नंबर्स हैं, अब तो डिवाइड कर सकते हैं। 216 को 20 से आराम से आप डिवाइड कर लोगे। अब डिवाइड करके जो कुछ भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर फ्रैक्शन में बचेगा तो फ्रैक्शन में, और डेसिमल में निकाल सकते हो तो डेसिमल में। वैसे तो आपको क्या करना चाहिए कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह का आंसर देना है। अगर आपको डेसिमल्स जैसे मल्टीप्लाई कराए गए तो आंसर भी डेसिमल में आ रहा है, ऐसे जब डेसिमल्स डिवाइड कराए जा रहे हैं तब भी आंसर आपको डेसिमल में निकाल कर दिखाना चाहिए। इसका डेसिमल में आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर 10.8 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा आप सॉल्व करके देखिए। डेसिमल्स को ऐसे सिंपल नंबर से तो डिवाइड करना आ जाएगा ना आपको, कि डिवाइड करके कैसे उसमें पॉइंट में आंसर निकालते हैं, ये तो आता है ना पहले से। तो क्या करेंगे आप, अगर नहीं पता है तो पूछ लीजिए, और पता है तो बोल दीजिए यस क्लियर हो गया। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स क्लियर हो गया या नहीं, जल्दी से बता दीजिए। और अगर एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन डाउट में है तो बता दीजिए, जल्दी से देख लीजिए भाई। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तरह तरह के, किसमें क्या करना है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो।
कुछ नहीं पूछना है, ठीक है बेटा। अच्छा 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना आता है आपको? मतलब जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना आता है? देख लेते हैं एक बार, भले आपको पता हो फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। मल्टीप्लाई वाला भी तो हमने एक बार देख ही लिया, फिर से देख लेते हैं, और डिवाइड वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपका एक नंबर है 216 ही मान लिया, चलिए ठीक है। अब मैं अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूं और एक तरफ मैं इसी 216 को 100 से डिवाइड करूं, तो आंसर्स में क्या चेंज आएगा? क्लियर है? वेरी गुड बेटा। देखिए अब ये एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब 100 मतलब 100 ही नहीं, कोई भी जीरो वाला नंबर हो, 1 लगा हो और उसके आगे चाहे जितने जीरो हो, वैसे वाले नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। 10, 100, 1000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई वाले में भी और डिवाइड वाले में भी। देखिए मल्टीप्लाई वाला अभी जब मैं डिवीजन में बता रही थी तब भी मैंने आपको बता दिया था कि उतने ही डेसिमल आगे चला जाता है ना, जितने जीरोस होते हैं उतना ही आगे चला जाता है। जैसे यहाँ पर 2 जीरो हैं तो डेसिमल, अभी देखिए इस नंबर में डेसिमल कहाँ है? अभी डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब लास्ट में डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है। ठीक है, और कितना आगे जाएगा? 2 डिजिट्स आगे जाएगा, यानी कि 1 2। अब उसके पीछे कोई कुछ है नहीं तो जीरो लग जाएंगे, मतलब आंसर में क्या आ जाएगा? 21600, ये आ जाएगा। ये तो बात आ गई। इसका मतलब क्या है? जब भी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो राइट साइड में जाता है। कौन सी साइड में जाएगा? राइट साइड में। आपके राइट हैंड साइड की साइड में आप डेसिमल पॉइंट को लेकर जाएंगे, और इसका सीधा मतलब है कि वो 2 जीरोस आपके आंसर में जैसे लग जाते हैं, वो ये टेक्निक होती है लगाने की, इस तरह से जाते हैं। एक्चुअल में ये बात होती है। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको समझ में आई गया होगा, जब मल्टीप्लाई में राइट में जा रहे हैं तो डिवाइड में हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे। अब हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, इस साइड आएगा। आप देखिए 216 में डेसिमल लास्ट में है, अगर किसी नंबर में कहीं डेसिमल नहीं है मतलब डेसिमल पॉइंट उसके लास्ट में लगा हुआ है। अब उसको आपको क्या करना है? 2 जीरो वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 डिजिट डेसिमल पीछे आएगा, लेफ्ट में जाएगा, उस साइड जाएगा। तो 1 2 मतलब डेसिमल कहाँ लग जाएगा? 2 के बाद। तो 2.16 आंसर हो जाएगा जब 100 से हम डिवाइड करेंगे। तो जीरो वाले नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो हैं उतनी ही डिजिट डेसिमल नंबर पॉइंट आगे जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो जितने जीरोस हैं उतने ही डिजिट्स डेसिमल पॉइंट जो है पीछे जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको? तो अब आपको डेसिमल्स का भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लियर हो गया। रौनक, अगर आपको और कोई डाउट है तो पूछिए। और भाई आप अभी सिंपल इक्वेशन के लिए बोल रहे थे, तो ये जल्दी से बता दीजिए आप सिंपल इक्वेशन में आपको क्या पूछना है। RCU गेमिंग, बेटा अपना नाम बताओ। मैम इट विल बी 2.1 का 6 क्वेश्चन है। 2.1 का 6 है, ऐसा ही कुछ है, क्योंकि आपका 1 और 6 एकदम साथ में लिखा हुआ है। ओके रौनक बेटा, कोई डाउट नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। टू पॉइंट वन का 6 क्वेश्चन ही है ना बेटा, क्योंकि ये लिखा ऐसे आ रहा है, 2.16 लिखा आ रहा है। अच्छा आप मुझे आंसर बता रहे थे, ओके ओके। अच्छा आपको 2.1 का 6 क्वेश्चन पूछना है, पक्का ना? ठीक है चलिए, 2.1 का 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू पॉइंट वन का 6 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील नाम का कोई लड़का है जो एक फ्रेम में एक पिक्चर को लगाना चाहता है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं ना, फ्रेम कुछ इस तरह का होता है, उसमें बाहर की साइड थोड़ी बाउंड्री छोड़कर और अंदर फोटो लगा होता है। संभव सिंह, ओके बेटा संभव, ठीक है। तो ये आपका फ्रेम हो गया, यहाँ पर अंदर पिक्चर लगी होती है ना। अब क्या बोल रहे हैं ये? द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है? उसकी जो ब्रेथ है, यानी कि जो ये चीज है। ठीक है, तो पिक्चर का हम लिख लेते हैं पहले। पिक्चर की जो विड्थ है वो है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड। बोल रहे हैं कि अगर इस फ्रेम में
ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे बेटा, चलिए इसको हम पूरा कर ही लेते हैं। अब बोल रहे कि अगर इस फ्रेम में पिक्चर को आना हो तो उसकी जो विड्थ है वो 7/3/10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन दिस। हमारी पिक्चर की विड्थ तो इतनी है, जो हमारे पास पिक्चर है वो इतनी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने कोई फोटोग्राफ लाए हैं और उसको हम फ्रेम में लगा रहे हैं, है ना, और फ्रेम जो है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, पिक्चर थोड़ी ज्यादा बड़ी पड़ रही है, तो हमें उसे कुछ ना कुछ थोड़ा बस कटिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही हो रहा है सलील के साथ में। सलील के पास जो पिक्चर है उसकी विड्थ तो इतनी है, पर जो उसके पास फ्रेम है, जो उसके पास फ्रेम है उसमें पिक्चर की विड्थ इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो ऐसे में ये पूछ रहे हैं हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, कितना ट्रिम उसे करना चाहिए पिक्चर को। तो इसके लिए आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो आप जानते हो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये ज्यादा ही है। ये ज्यादा ऐसे भी है कि देखिए जो 7 और 7 सेम नंबर्स है, इक्वल है, इसका न्यूमरेटर भी इक्वल है। जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा वो छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो ये ज्यादा है, उसके पास जो पिक्चर है वो ज्यादा है जितनी होनी चाहिए उससे। ये पूछ रहे हैं कितना ट्रिम करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ट्रिम का मतलब भी माइनस करना होता है, काटना होता है। यहां पर भी आप माइनस करके बता दोगे कि लेंथ टू बी ट्रिम्ड, जितनी ट्रिम हमें करनी चाहिए, जितनी लेंथ हमें ट्रिम करनी चाहिए वो होगी 7/3/5 माइनस 7/3/10। ऐसे करके आप माइनस कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2E, दैट इज 8y इज इक्वल टू 36। ठीक है, देखिए भाई ये 8y इज इक्वल टू 36 है, हमसे बोला है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें क्या स्टेप आप यूज करने वाले हो, क्या स्टेप आप लगाने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो लिखकर बताना पड़ेगा। अब आप देखिए इस तरह की जो ये इक्वेशन है, ये वैसे तो ये बहुत ईजी है, सीधा का सीधा आप 36 डिवाइड बाई 8 करके दिखा सकते हो, लेकिन इसमें आपसे बोला है कि आपको स्टेप भी बताना है। 5 × 7 + 3 इज इक्वल टू 38। ये क्या है बेटा संजय, जरा बताइए कि ये आपने कोई क्वेश्चन पूछा है या आप कुछ हमें बता रहे हैं, या आपको इसमें डाउट है कि कैसे आएगा? जो कुछ भी है अच्छे से बताओ। ठीक है, तो हम देखिए वैसे तो बहुत इजीली कर सकते हैं, पर हमसे क्या बोला गया है कि हमें स्टेप लिखना है कि हम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें मतलब कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये एक इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन क्या होती है? जिसमें भी इज इक्वल टू का साइन हो और किसी भी एक साइड में या दोनों साइड में एक वेरिएबल हो। y, यहाँ पर y क्या है? वेरिएबल है, y इज अ वेरिएबल हियर, और हमें ये देखना है कि इस वेरिएबल की अकेले में क्या इसकी वैल्यू होगी, मतलब अकेले y की क्या ऐसी वैल्यू होगी जो 8 में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 36 आएगा। ये हमें निकालने के लिए क्या करना होता है ना, वेरिएबल को अकेला छोड़ना होता है। जो भी वेरिएबल इक्वेशन में है उसको इज इक्वल टू के किसी भी एक साइड में अकेला छोड़ना है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ो चाहे राइट हैंड साइड में, उसको बिल्कुल अकेला रहना है। y को बिल्कुल अकेला छोड़ने के लिए मुझे इसके पास से इस 8 को हटाना पड़ेगा, है ना। 8 को हटाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, हाँ बेटा 8 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, देखिए 8 यहाँ पर y के साथ क्या हो रहा है, 8 यहाँ पर y के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, है ना, उधर 36 लिखा है, अगर बीच में कोई साइन नहीं लगाए मतलब वो हो रहा है मल्टीप्लाई। एंड इफ इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, मुझे 8 को हटाने के लिए 8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 8 से ही यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, y अकेला रह जाएगा। आई बात समझ में? जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका ऑपोजिट वाला ऑपरेशन हम उसी के साथ कर देते हैं, सेम नंबर के साथ, ताकि जो वेरिएबल है वो अकेला रह जाए। y को अकेला रखने के लिए y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड। अगर ऐड हो रहा होता तो मैं सब्ट्रैक्ट करती, सब्ट्रैक्ट होता तो ऐड करती, डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई करती। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे और सेम नंबर से, और जितने नंबर से यहाँ पर डिवाइड करेंगे ना उतने से यहाँ भी करना पड़ेगा। सेम काम करना है दोनों जगह, क्योंकि एक जैसी चीज रहनी चाहिए ताकि वैल्यू में कोई गलती कमी ना आए। तो ये हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। वो स्टेप हम यहाँ लिखकर बताएंगे। डिवाइड बाय 8
बोथ साइड्स। ठीक है, ये चीज पहले लिखनी है, इसलिए मैंने इसके लिए इतनी जगह छोड़कर इसे यहाँ लिखा था कि डिवाइड करना है 8 से, तब आपको ये लिखकर फिर दिखाना है। फिर उन्होंने बोला कि इसे अब सॉल्व करके दिखाओ। सॉल्व करने का सीधा मतलब ये होता है कि वेरिएबल को अकेला एक साइड छोड़कर उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा y इज इक्वल टू 36/8। आप जानते हैं कि 36 8 से पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, तो संजय ने आंसर किया है कि इसका आंसर 4.5 होगा। आप बताइए सच में 4.5 होगा या नहीं? ठीक है, तो इसका सच में आंसर 4.5 ही होगा। संजय ने बिल्कुल सही बताया। y की वैल्यू आ जाएगी 4.5, डेसिमल में वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको करना है। कोई भी आंसर आप निकाल रहे हो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर रखो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि मैम यहाँ पर डाउट रह गया, अगर नहीं है तो बता दो। देखिए, आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है ना, तो उसमें आपको सॉल्व करने का सीधा मतलब ये है कि वेरिएबल को अकेला रखना है एक साइड में। अकेला रखने के लिए उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी हो रहा हो, उसको हटाना है। वहां से हटाने के लिए उसका ऑपोजिट वाला ऑपरेशन कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, इसलिए मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। तो 8 से ही डिवाइड कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से डिवाइड कर दिया, और उससे यहाँ किया तो यहाँ भी करेंगे। एक ही काम दोनों तरफ करेंगे, और जो करेंगे वो स्टेप ये है जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ना, राइट द फर्स्ट स्टेप। कौन सा स्टेप आप करोगे? दैट स्टेप इज दिस, डिवाइड बाय 8 बोथ साइड्स। ये हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा इसे करने का, कि हम 8 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। दोनों साइड डिवाइड करेंगे, ऐसे लिखकर डिवाइड करके y की वैल्यू 4.5 हो गई। यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा आपको अगर कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। देखिए, अगर स्टेप लिखने वाली बात है तो आपके जो थर्ड क्वेश्चन में जो पार्ट्स दिए हुए हैं ना, उनमें और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें और दो दो काम करने पड़ेंगे, 2 बार स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन में भी कोई पार्ट पूछना है तो जल्दी से कमेंट कर दो, और अगर नहीं आगे कुछ है तो वो बता दो, और अगर कुछ ही नहीं पूछना है तो बता दो फिर। ठीक है, रौनक को कोई डाउट नहीं है? और बताइए भाई, और जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, संभव, संजय, किसी को कोई डाउट है? ऋषभ, अगर डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम बंद करते हैं क्लास। देखिए, आपका हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आपको किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछना है आप पूछ लो। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है, मतलब सेकंड में ये समझ में आ गया तो उस हिसाब से आप थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड। स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है, इस तरह से लिखकर, अगर क्वेश्चन में आया ना राइट द स्टेप, तो आपको स्टेप लिखकर बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर बताना है। ठीक है, इसके अलावा क्या है जल्दी से पूछ लीजिए। किसी भी चैप्टर में कोई डाउट नहीं है? मैम, ये कैसे पता चलेगा y की जगह 8 है? बेटा, y की जगह 8 नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है इस तरह से ना, ये तो आपका क्वेश्चन है 8y इज इक्वल टू 36। वो तो क्वेश्चन ही बताएगा कि y के पास क्या है। अब y से y 8y में मुझे 8 का डिवाइड करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये हम देख लेते हैं। देखो, y के साथ 8 अभी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई का जो उल्टा काम होता है ना, वो ही मुझे 8 से करना है, 8 से ही करना है। क्यों? क्योंकि मुझे इसको पूरी तरह यहाँ से हटाना है, 8 को y के पास से बिल्कुल हटाना है। बिल्कुल हटाने के लिए मैं 8 से ही डिवाइड करूंगी। डिवाइड ही क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड होता है, इसलिए। ठीक है, इसीलिए अगर मेरे को लग रहा है कि आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट आपको करके बताना चाहती हूँ, ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। अकेले एक क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है ना। देखो, एक थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट पार्ट ही बता देती हूँ। चलो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 3n-2 इज इक्वल टू 46। ये है। हाँ बेटा, क्लास 10 का भी सोच रहे हैं, आज ले लेते हैं ट्राइंगल्स का, फिलहाल अभी ये कर लें क्लास 7 का। देखिए, 3n-2 इज इक्वल टू 46 आपकी इक्वेशन है, इसको आपको स्टेप्स बताते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप्स बताते हुए सॉल्व करना है। सबसे पहले जब बात आ गई सॉल्व करने की, मतलब
जो वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, n है। पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें वेरिएबल था y, यहाँ पर वेरिएबल है n। ठीक है, वेरिएबल n की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालनी है मतलब उसको अकेला छोड़ना है। ये 3n-2 है, इसमें से ये n यहाँ पर अकेला रह जाए, बाकी सब हट जाए। उसके लिए मुझे इसको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप में क्या करूंगी, पहला स्टेप में क्या करूंगी, इस -2 को हटाऊंगी। देखिए, जब भी इस तरह से इक्वेशन आ जाए, इसलिए मैंने इसमें ऐसा लिया क्योंकि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, तो दोनों में आपको सबसे पहले क्या करना है। कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले 3 को हटाएंगे फिर 2 को हटाएंगे, ये नहीं करना है, पहले -2 हटेगा। तो जब भी इक्वेशन आ जाए तो देखो, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहा होगा ना, वो सबसे पहले हटेगा। पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला हटेगा और उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला हटेगा। ये बात का याद रखना है आपको, ठीक है। हमेशा यही याद रखना है, जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, स्टेप्स लिखने हैं, सबसे पहले अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना वेरिएबल के आसपास, तो सबसे पहले आपको उसको हटाना है। वो हट जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ हो रहा है, उसका नंबर आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें n के साथ एक 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और -2 भी हो रहा है, तो यहाँ पर दो नंबर्स हैं। तो पहले मैंने देखा कि फर्स्ट स्टेप में मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला हटाना होता है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, ये 2 हो रहा है सब्ट्रैक्ट, इसको मुझे हटाना है। अब मैं जानती हूँ अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये हटेगा कैसे, -2 हटाने का मतलब है यहाँ पर ये 0 हो जाए, उसके लिए -2 में मुझे +2 ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इसका ऑपरेशन हो रहा होगा ना, उसका उल्टा ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये 3n-2 अगर लिखा है तो यहाँ मैं +2 कर दूंगी। ये -2, इतना तो मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पर मैंने ये +2 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे इस -2 को पूरा यहाँ से हटाना है। पूरा -2 कब हटेगा, जब -2 + 2 अब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना, तो ये चला जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए किया ये मैंने। अब जो काम मैंने इस साइड किया वो मेरे को इस साइड भी करना है। +2 इधर किया तो +2 उधर भी करेंगे। और वो स्टेप, सबसे पहले जो स्टेप होगा ना, स्टेप 1, वो आप कैसे लिख दोगे यहाँ पर, एड टू बोथ साइड्स। दोनों साइड्स मैंने 2 को ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, इसलिए ऐड करना है। अगर 2 प्लस हो रहा होता तो मैंने दोनों तरफ 2 से माइनस करती। ये आपको क्लियर है बेटा, ठीक है। देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। हाँ, तो इस साइड तो देखिए यहाँ पर बचा 3n, -2 से +2 हो गया कैंसिल, 0 हो गया। और उस साइड क्या हो गया, 48 हो गया। अब ये जो 48 आया ना, 3n की वैल्यू आई है, n की वैल्यू नहीं आई है अभी। अभी ये किसकी वैल्यू आई है, 3n की आई है। 3n तो रह गया ना अभी, जो एड या सब्ट्रैक्ट कुछ हो रहा था, तो फर्स्ट स्टेप में हमने एड या सब्ट्रैक्ट वाली चीज को हटा दिया। अब क्या बचा है, अब नेक्स्ट में हमें देखना है कि अगर उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, अब उसको हटाना है। वेरी गुड, अब की बार हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करना है। तो स्टेप 2 आप ऐसे लिखोगे, ये चीज आपको लिखनी है जो मैं लाइन लिख रही हूँ। स्टेप 2 में आप करोगे डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। तो आप यहाँ लिख दोगे 3n/3 इज इक्वल टू 48/3। इससे 3 से 3 हो गया कैंसिल, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर आपकी 60। क्लियर है, वेरी गुड बेटा, आप सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब अगर और कोई चैप्टर में डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए। कोई चैप्टर या इसी एक्सरसाइज, इसी चैप्टर में कोई और एक्सरसाइज 4.3, 4.5, 4। देखिए, जब क्वेश्चन में लिखा हो ना कि राइट द स्टेप, तभी आपको ये स्टेप लिखकर दिखाने की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज आप वैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है सॉल्व द इक्वेशन, तो आपकी मर्जी, आप लिखो या ना लिखो। लेकिन अगर लिखा है राइट द स्टेप्स एंड सॉल्व, तब स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन में लिखा है स्टेप्स लिखने, फिर भी नहीं लिखे, तो मार्क्स कम आएंगे, कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि जो चीज बोली है वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा और कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम अपनी क्लास एंड कर ले। सिंपल इक्वेशंस तक आप लोगों ने पूछ लिया। इसके अलावा आगे जो चैप्टर्स हैं, लाइंस एंड एंगल्स, और फिर क्या है लाइंस एंड एंगल्स के बाद, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें किसी को कुछ नहीं पूछना है।
ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछना है तो बाय कर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई आपका क्लियर हो गया सब कुछ, अब आपको कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो बाय लिख दीजिए। ओके, थैंक यू बेटा। फिर सबको समझ में आ गया सब कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करके। जब भी आपको कोई भी डाउट हो, आप लोग कभी भी कमेंट कर सकते हो कि इस चैप्टर में से हमें ये चीज बता दीजिए या ये चीज पढ़ा दीजिए। जो कुछ भी होगा मैं आपको पढ़ाऊंगी, बस आपको बताना है कि क्या पढ़ना चाहते हो। ओके, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बेटा, संभव नो मैम लिख रहे हो मतलब कोई डाउट नहीं है ना? ओके, ठीक है, तो अब हम लोग फिर चलते हैं, क्लास एंड करते हैं। अपना ध्यान रखो, अच्छे से कल एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट सबको।